अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे जॉर्ज एलियट का मोस्ट फेमस नावल द मिल ऑन द फ्लॉस। हमने इसके 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाकर वो वाली वीडियोस देख लें ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ सके। सबसे पहले आपको इसकी समरी आनी चाहिए। अगर आपको इसकी समरी आती है तो किसी भी तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने कोई भी ड्रामा, पोएट्री, नावल, जो भी आपने उनके थीम लाजमी कर लेने हैं ताकि आप हर तरह के एग्ज़ाम को अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि जो थीम होते हैं ना, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं थीम से ही बनाए जाते हैं। तो अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर डिस्कस करते हैं सिंबोलिज़म इन द मिल ऑन द फ्लॉस। स्टूडेंट्स, अगर एग्ज़ाम में सिंबोलिज़म के बारे में पूछा जाए या सिंबोलिज़म इन मिल ऑन द फ्लॉस आ जाए, किसी भी ड्रामे में या किसी भी प्ले में, किसी भी पोएम हो गया, नावल हो गया, अगर सिंबोलिज़म के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने सिंबोलिज़म की डेफिनेशन लिखनी है। अब सिंबोलिज़म की डेफिनेशन मैंने इजी वर्डिंग में यहाँ पर लिखी हुई है, तो हम देखते हैं। सिंबोलिज़म इज़ द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सिम्बल्स और ऑब्जेक्ट्स, वर्ड्स, colors or images that represent deeper meaning or concepts beyond their literal definitions। सिंबल्स जो होते हैं ये कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं, कलर हो सकते हैं या फिर इमेज हो सकती है, लेकिन इनके पीछे कोई हिडन मीनिंग होता है जो सिर्फ राइटर ही जानता है। Symbols are often used to convey abstract ideas or emotions in literature, art, religion, or other forms of expression. They can have multiple meanings and interpretations depending on the context in which they are used। जितने भी सिम्बल्स होते हैं ये डिपेंड्स करते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो ये था, सिंबोलिज़म इन मिल ऑन द फ्लॉस। हम इसमें देखेंगे कि कौन से सिंबल यूज़ किए गए हैं और फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका मीनिंग क्या है। इन द मिल ऑन द फ्लॉस बाय जॉर्ज एलियट देयर आर numerous instances of symbolism woven throughout the narrative। तो सबसे पहला जो सिंबल है वो है द रिवर फ्लॉस। अब ये क्या सिंबलाइज करता है? द रिवर सिंबलाइज द पैसेज ऑफ टाइम, चेंज एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ लाइफ। इट रिप्रेजेंट द कांस्टेंट फ्लो ऑफ इवेंट्स दैट शेप द कैरेक्टर लिव्स। अब रिवर फ्लॉस होता है ये यानी कि टाइम के बहाव का, यानी कि जिस तरह टाइम गुजर रहा है, तब्दील हो रहा है, इसको शो करता है। अब जो नेक्स्ट है मिल। अब ये मिल किसको शो करती है? द मिल सिंबलाइज द टुलिवर फैमिलीज हेरिटेज, livelihood and social status। It also represents the economic struggle and challenge faced by working class characters in the novel। अब ये जो मिल है रिप्रेजेंट करती है जहाँ पर टुलिवर की फैमिली रहती थी और उनके सोशल स्टेटस को, और इसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रगल्स को भी रिप्रेजेंट करती है जहाँ पर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट जो है सिंबल है वो है मैगीज़ हेयर। ये मैगीज़ लॉन्ग हेयर, डार्क हेयर सिंबलाइज हर पैशनेट एंड rebellious spirit। It also represents the connection to nature and her refusal to conform the societal expectations। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बुक्स एंड नॉलेज। बुक्स एंड नॉलेज symbolize intellectual growth, enlightenment and social mobility। Characters like Maggie and Philip seek knowledge as a way to escape their limitations and expand their horizons। अब नेक्स्ट सिंबल है, अच्छा जी, ये जो पहले था हमने मैगी हेयर
ये ना इसके मैगी के पैशन को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरा कनेक्शन करती है यानी कि नेचर और फ्यूल का। नेक्स्ट था बुक्स एंड नॉलेज, ये जो सिंबलाइज करती है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इनलाइटनमेंट और सोशल मोबिलिटी को। इसके बाद नेक्स्ट है द boat that Maggie and Tom used to escape the flooded river symbolize their bond as siblings and their shared journey through life. It also represents their attempt to navigate the challenges and obstacles they face. अब ये जो था बोट, ये रिप्रेजेंट करती है नेविगेट द चैलेंज एंड ऑब्स्टेकल्स, यानी कि जो मुश्किलात इन्होंने फेस किया था, जो मुश्किलात इन्होंने फेस की थी उनको ये क्या करती है, नेविगेट करती है। इसके बाद था रेड डीप्स इज़ secluded spot in nature where मैगी एंड फ्लिप मीट। ये एक प्लेसेस है जहाँ पर मैगी और फ्लिप आपस में मिले थे। अब ये रिप्रेजेंट करती है, इट सिम्बलाइज द फ्रीडम, पैशन एंड फॉरबिडन लव। फॉरबिडन लव का मतलब होता है हराम किस्म का लव, नाजायज़। इसके बाद होता है द वाइंडिंग स्टेयरकेस। द वाइंडिंग स्टेयरकेस इन द टुलिवर हाउसहोल्ड सिम्बलाइज द टैंगल्ड एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद द फैमिली। अब ये जो वाइंडिंग स्टेयर था ये सिम्बलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद इन द फैमिली। It also represents the character's internal struggles and emotional turmoil. Stephen gets diamonds. Stephen gets diamonds symbolize wealth, luxury, and the materialistic values of society. They also represent his desire to win Maggie affection through extravagant gifts. Dry rot in the mill. Dry rot in the mill symbolize the decay and decline of the Tulliver's family fortune. यानी कि ये जो था ड्राई रोट इन द मिल, ये सिम्बलाइज करती है टुलिवर्स फैमिली की किस्मत को, यानी कि टुलिवर फैमिली की डेडलाइन को, डिक्लाइन को। It foreshadows their financial ruin and challenge they will face. लास्ट है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, रेनबो। द रेनबो दैट appears after the flood symbolize hope, renewal and the promise of better times ahead. It signifies the possibilities of redemption and a fresh start for the characters. Now we may conclude that these symbols contribute to the depth and complexity of novel and adding layers of meaning to the characters, experience and the themes of faith, love and societal norms. स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आप स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में वो क्वेश्चन लिखिए जो आप जिसका मटेरियल आपके पास नहीं है और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।